हाँ, कि विजुअल में कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। आप जितने भी हैं कोई मैटर नहीं, अगर आप एक भी हैं तो आपकी क्लास अभी से शुरू करते हैं। आज फर्स्ट डे है और 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज डिस्कशन होगा, कल आपको नोट्स मिलेंगे इसके लिखे हुए, आप चाहो तो वो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस समय हम जो लोग पढ़ा रहे हैं ये सब आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें डाल देंगे, ग्रुप के बाद में ही या जो वीडियो का लिंक होगा उसमें हम आपको पीडीएफ दे देंगे। इस पीडीएफ से क्या होगा, आप उनको डाउनलोड करके नोट को लिख सकेंगे जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस चैप्टर की। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो सबसे पहले बात है 600 BC की। 600 BC में एक फिजिसिस्ट हुआ करते थे, फिजिसिस्ट नहीं थे, फिलोसफर आप कह सकते हैं, फिलोसफर थे, उनका नाम था थेल्स मिलेटस। उन्होंने चार्ज के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट दिया, द अट्रैक्शंस और रिपल्शंस फोर्स ड्यू टू द चार्ज। उन्होंने ये कहा, थेल्स मिलेटस ग्रीक के थे। कोई नहीं, अभी जो बिजली हम यूज करते हैं वो एनर्जी का फॉर्म है, इसके बारे में जो बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, द स्प्रिंकलिंग लाइट इन द स्काई कैन बी यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये था थेल्स मिलेटस का कॉन्सेप्ट कि आपके पास जो लाइट है या जो हम यूज कर रहे हैं, स्प्रिंकलिंग आपको आसमान में दिख रहा है, उसे आप एज ए एनर्जी यूज कर सकते हैं। ये वाली बात थी थेल्स मिलेटस की। अब चार्ज के बारे में इतने लोगों ने बताया, सॉरी ये वाली बात थी स्काईलाइट की, बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्प्रिंकलिंग ऑफ लाइट, जो आसमान में बिजली कड़कती है उसके बारे में बताने वाले व्यक्ति थे। अब इससे आगे अगर देखा जाए तो चार्ज के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी दी वो थी डॉक्टर गिलबर्ट। ये डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने कहा चार्ज इज द कॉज, that is the charge is the cause of attraction or repulsion of things। इसमें इन्होंने बताया कि चार्ज जो है वो एक रीजन है जिसकी वजह से चीजें अट्रैक्ट और एक दूसरे से रिपेल करती हैं। ये वाली बात इन्होंने बोल दी। अगर आपने देखा जाए तो इन्होंने ही क्लासिफाई किया, चार्ज कैन क्लासिफाइड टू टाइप, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने दो चार्ज के बारे में क्लासिफाई कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज के बारे में और एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है और पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो डॉक्टर गिलबर्ट ने जो एक्सपेरिमेंट या चार्ज के बारे में थ्योरी दी, तो वो एक इनकी कैट हुआ करती थी, और इनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, जिस प्रकार हम लोग शुरू से ही किसी चीज को रब करके उसमें से कागज को उठाते हैं, ऐसे ही इन्होंने अपनी कैट के ऊपर एबोनाइट का एक रॉड ले रखा था, उस रॉड को रब कर रहे थे। जब उन्होंने रखा तो पेपर ऊपर आ जाता है और एबोनाइट की छड़ से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है उससे। जब चिपकता है तो फिर उन्हें पता चलता है कि इसमें कोई एक फोर्स की प्रेजेंस है, और फोर्स की प्रेजेंस किस लिए आ रही है, रब करने से, वो रगड़ने से वो फोर्स आ जाती है। चार्ज के बारे में उन्होंने डिस्कशन दे दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट पूछा गया। एक कोई उन्होंने स्फीयर बोला, पॉजिटिव स्फीयर कौन सा होगा, नेगेटिव स्फीयर कौन सा होगा। इफ द स्फीयर व्हिच हैव द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। बट सब्सटेंस और द स्फीयर व्हिच हैव द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात की, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में। इनके बारे में आज आपको केवल और केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझना है, उसके बाद आपको ये पढ़ना होगा, मतलब लिखना होगा, वो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन आप अभी से कल समझेंगे। इसके आगे उन्होंने क्या किया, यहां से
चार्ज के बारे में एक थ्योरी आई, चार्ज का एडिटिव थ्योरी, चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो हमारे लिए एडिटिव इज नॉट इंपोर्टेंट बट क्वांटाइजेशन इज इंपोर्टेंट। लाइक क्या हो गया, चलो कोई नहीं, दिख रहा है पक्का, दिखाओ। बोर्ड आ नहीं रहा, एक सेकेंड, अब आ रहा है, बोर्ड पूरा आ रहा है, कट जाएगा तो दिक्कत नहीं। ओके, तो चार्ज के बारे में क्लास 12 का चल रहा है और डे 1 है, ऑनलाइन क्लास का फिजिक्स चल रहा था। उन्होंने क्या कहा चार्ज के बारे में और किस तरह से चार्ज का कॉन्सेप्ट बना दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक कॉन्सेप्ट लेके आए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में उन्होंने कहा चार्ज कैन नॉट बी डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट इन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो चार्ज को ना तो कभी डेसिमल में और ना फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ये वाली कॉन्सेप्ट उन्होंने ली। कैसे? उन्होंने कहा जैसे मान लो हम लोग अभी यहाँ पर 5 लोग या 10 लोग पढ़ रहे हैं, या मैं अकेला हूँ और एक आप हैं, तो हम 2 लोग हैं। हम 2 लोगों को कभी यहाँ पे 2.5% हो सकते हैं क्या, या 3.5 हो जाए? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने कहा चार्ज इन always be the charge is always be in the form of integers। वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की सिंपल और इंटीजर टर्म में होगा, चाहे वो 1 हो, -1 हो, 2 हो, -2 हो। इसको बोला उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एज लाइक दैट +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के साथ में कभी भी इलेक्ट्रॉन आप ही नहीं सकते 2 and 3 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 1/2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्वांटाइजेशन को वेरी करता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आई, जो आपको पूरी फिजिक्स के फर्स्ट सेक्शन तक बिलोंग करती रहेगी हर बार, लेकिन 5 चैप्टर के बाद वो गायब हो जाती है, उसका नाम रहा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम कौन थे, क्या किया उन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे। कूलॉम ऐसे फिजिसिस्ट है जैसे कि केपलर थे आपने केपलर के बारे में पढ़ा था 11th क्लास में। ऐसे फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था कूलॉम। कूलॉम ने क्या किया, उन्होंने कहा देयर इज 2 चार्ज, देयर आर 2 चार्ज, दैट इज q1 एंड q2। यहां 2 चार्ज हैं और इनका बीच का डिस्टेंस है r मीटर। डिस्टेंस ऐसा बोला था उन्होंने, द q1 एंड q2 2 चार्ज अपार्ट फ्रॉम r मीटर ईच अदर। वो एक दूसरे से r मीटर डिस्टेंस पर हैं। देन द फोर्स, इनके बीच में 2 टाइप का फोर्स लग सकता है, मे बी अट्रैक्शंस और मे बी रिपल्सन। उन्होंने ये बताया कि रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स लगते क्यों हैं, और ये आप बहुत बेसिक कंडीशन जानते हो, पॉजिटिव चार्ज repel each other and positive negative charge attract each other। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाली बात उन्हें पहले ही पता थी। तो उन्होंने कहा इनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, यहाँ पे कोई एक फोर्स होगा। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ q1 एंड q2। उन्होंने कहा जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल है, सॉरी प्रोपोर्शनल है, एंड द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r स्क्वायर। ये वाली बात उन्होंने बोली। उन्होंने इनको कंबाइन किया बाय बोथ इक्वेशन। क्या बोला उन्होंने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 एंड q2 अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने बोला F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलॉम ने ही कहा था। इसके बाद में कूलॉम ने कहा F here k is a constant। k यहां पर क्या रहा, एक कांस्टेंट रहा। k is a constant, the k equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, the value of k by experiment।
मैं आपको ये वाली बात पहले ही बता चुका हूँ, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तब जो कोई वैल्यू डिसाइड होती है उसी को हम के का वैल्यू डिसाइड कर देते हैं। यहाँ से आगे हियर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। यहां जिस आप एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं वो एप्सिलॉन नॉट है क्या? ये है परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। अभी परमिटिविटी क्या है, क्यों है, कैसा है, ये सारी चीजें अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू निकला था वो 9 × 10⁹ निकला था। ये इसका वैल्यू रहेगा। इतना होने के बाद, टोटल इतना करने के बाद में अब यहां से आगे क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट मिल गया हमको, और हमने अभी एप्सिलॉन नॉट पहला वर्ड पढ़ा। एप्सिलॉन नॉट जो पढ़ा हमने वो पहला वर्ड रहा। अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का जो वो रहेगा वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। अभी मैं यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको बताऊंगा यूनिट निकलेगा कैसे, आएगा कैसे, रहेगा कैसे, ये सब कुछ बताया जाएगा, उसके बाद में इसके यूनिट लिखेंगे। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो हमने पहली बार एप्सिलॉन नॉट को पढ़ा कहां, किस फॉर्मूले पढ़ा, वो था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। यहां हमको पहली बार एप्सिलॉन नॉट वर्ड देखने को मिला है अभी इस क्लास में। अगर इससे आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे जाए, मुझे यहां पर नाउ द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आप यहां यूनिट फाइंड करने वाले हो किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। जब एप्सिलॉन की यूनिट फाइंड करोगे तो कैसे होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये आपको क्या निकालनी होगी, यहां से यूनिट निकालनी होगी। आप इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे एप्सिलॉन नॉट को फाइंड करना है, F का नहीं फाइंड करना है। एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का वे यहां से यूनिट निकालेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं Q का यूनिट क्या होगा, Q इज अ कूलम, तो हमको अच्छी तरह से पता है, वी नो द यूनिट ऑफ कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो यहाँ पे 2 टाइम है Q, then it will be square, and the unit of force will be Newton, and unit of radius or distance between them is meter square. Now we can say the unit of epsilon naught coulomb square per newton meter square. This will be the unit of epsilon naught. This will be the unit of epsilon naught. Now इसको खत्म करने के बाद जब यूनिट निकल आएगा तो हमको निकालना होगा इसका डायमेंशन। हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन में रहेगा, ये आपको अभी नोट नहीं करना है, या तो मैं लिखा हुआ दे दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, आपके ग्रुप में आ जाएगा, या वीडियो के साथ में लिंक कर दूंगा, जो भी होगा आपको मिल जाएगा। लिखना नहीं है, केवल सीखना है। जो भी डाउट होगा आप मेरे से ग्रुप में करके पूछ सकते हो, या वीडियो पे कमेंट करके ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको दूंगा उस पर कमेंट करके पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मेरे लिए भी और थोड़ा थोड़ा आपके लिए भी। नाउ यू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। हमने अभी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया था 1/4 पाई F Q1 Q2/R²। ये आप अभी मॉडिफाई करके आ चुके हो एप्सिलॉन नॉट को। अगर मैं यहां से बात करूं, कांस्टेंट टर्म हैव नो डायमेंशन, ये जितना भी कांस्टेंट है उसका डायमेंशन नहीं होगा। कूलम की डायमेंशन की, Q के डायमेंशन की बात करता हूं। अगर आपको Q का डायमेंशन पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। Q = IT होता है, then Q = I का डायमेंशन A and T का T, then Q का डायमेंशन रहेगा 80, that the dimension of Q is 80. Now we should put it in the formula 80 and 80 again, and dimension of F, the dimension of F you study in last class
if you can't study in last class, then you have to know that F equal to ml2 minus 2. This is the dimension of F. अगर आपने पहली क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा तो ये रहा। और आपको ये कहे कि ये भी नहीं आता तो किसी भी फॉर्मूले को कोर्स के को इसमें अप्लाई कीजिए, आपको डायमेंशन मिल जाएगा। आप ये डायमेंशन यहाँ पर करेंगे, then mlt minus 2 एंड डिस्टेंस होता है L2। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे। अभी तो पहले से थोड़ा सा और इजी करते हैं। a स्क्वायर t स्क्वायर एंड 2 टाइम l एंड 1 टाइम l, l3t minus 2। इसको ट्रांसफर करेंगे तो m minus 1 t l minus 3 a2 t4। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। यहां तक कूलॉम के लॉ का सही इतना छोटा डायरेक्शन रहा आपके लिए। अगर इससे आगे बात की जाए थोड़ा सा, तो जब ये हो जाएगा तो एक वेक्टर फॉर्मेशन बनेगा। अब वेक्टर फॉर्मेशन बनाया क्यों गया, कैसा रहा, क्यों किया, और आपको एक बात बता दूं, ये 40 मिनट का क्लास रहता है, हम लोग 10 मिनट वेस्ट कर चुके हैं आपके आने के वेट में। जो भी टाइम बचा है ये वीडियो अपने आप रुक जाएगा या फिर ये अपने आप कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा सब लोगों का। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद रिकनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास ओवर हो चुकी होगी। वहीं से कल से क्लास आपकी शुरू कर दी जाएगी। आपके साथ जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों को जोड़ें और बोलें क्लास में, क्योंकि जब भी क्लास शुरू होगी मैं नोटबुक मैं यहीं से चेक करूंगा जहां से मैंने ये ऑनलाइन में खत्म किया होगा, और इसी से आगे क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। इस सभी के काम में डालते हैं, आपके सभी फ्रेंड सर्कल में है, सभी को ये वाली बात बता दें। इससे अब एक और आता है सुपरपोजिशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। सुपरपोजिशन थ्योरम इसको बोलते हैं। सुपरपोजिशन क्या है? When a single charge become a star, जब कोई भी चार्ज स्टार बन जाए। ऐसा मानो जैसे कोई एक हीरो खड़ा हो और उसके चारों ओर भीड़ लगी रहती है, सेम ऐसा ही है सुपरपोजिशन, बिल्कुल कॉपी जेरॉक्स। यहाँ एक सुपीरियर चार्ज होता है। Let there is a charge there is a charge Q0। यहाँ एक चार्ज है Q0। दिस इज सलमान खान, मतलब ये सुपीरियर है, सुपरस्टार है ये। अब यहाँ से अनदर चार्ज है, दिस इज Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn मे भी हो सकते हैं, n मींस एनी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका, ऐसे ही मैनी चार्जेस का डिस्टेंस करेंगे। अगर यहाँ करेंगे then the distance will be r01, it means distance from 0 to 1। r आप चाहते से r1 ही कर सकते हो, इसे r2 r3 r4 डॉट डॉट डॉट, दिस विल बी rn। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, बट मैं नॉन वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा। नॉन वेक्टर फॉर्म में आपको इजी समझ में आएगा और आप इसे कर भी पाओगे। जब ये हो जाएगा यहाँ से इतना नाउ, या फिर लेट किया देखो ना, एंड अनदर चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आर अपार्ट at R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। यहाँ से बहुत सारे चार्ज हैं जो R1 R2 R3 Rn डिस्टेंस पर हैं। Here we know by Coulomb। कूलाम ने हमको क्या बताया? वो कहते हैं पहले तो हमें पता चाहिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम ये बोलते हैं। इसके बाद हमको पता है वी नो F बिकम F1 फ्रॉम F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn। जो आपका टोटल फोर्स रहेगा वो जितने भी पार्शियल फोर्सेस
हैं, यानी अकेला ये पर्सन जितना भी प्रेशर और फोर्स फील कर रहा होगा वो इन सभी का होगा। इस पर टोटल प्रेशर फोर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा वो F इक्वल टू, आप F1 का वैल्यू जब इससे निकालेंगे तो F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 become Q0, Q2 become Q1 and R become R1 square. From here you can see for F2 this is for F1, for F2 1/4 pi epsilon naught, Q1 become Q0 and Q2 is also Q2 upon R2 square, as like that 1/4 pi epsilon naught Q0 Q and Q0 and Qn, distance become Rn square. Here we can take it common 1/4 pi epsilon naught Q0 and this will become Q1 R1 square plus Q2 R2 square dot 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 Qn upon Rn square. बाय सम रूल्स, जितने भी हम जानते हैं एक सम रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। द फॉर्म बिकम F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 सिग्मा, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ सम। क्या बोला, काट देगी तो ओके कर दे, 10 मिनट बाद अपने बंद कर देंगे। Sigma equal to Q upon R square. The range will be I and I start from 1 and I will go for n. This will be the formula and this will be the superposition formula of the Coulomb's law. ये superposition है, superposition में क्या है कि एक चार्ज पर कितने चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका क्या रहेगा, सुपरपोजिशन रहेगा। ओके, इतना होने के बाद अब क्वांटाइजेशन से और इससे आपको, क्योंकि मेरे पास केवल और केवल 10 मिनट बचे हैं तो जितना भी मैंने बताया है ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वरना आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा इसको। अब नहीं तो मैं पीडीएफ डालूंगा आपके ग्रुप में, अगर लिख पाए तो बेटर, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझसे पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, मैं पीडीएफ डालूंगा आपके ग्रुप में। अगर ये हो जाते हैं यहां से तो इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आपको करके देखने होंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल मोस्टली बोर्ड में आ जाते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो पहला न्यूमेरिकल होगा वो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। वो क्या होगा और कैसे होगा वो देख लीजिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल। आप ये पढ़ के आए हो अभी लास्ट टाइम में कि चार्ज कभी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होगा। वेट, लोग पावर लिखे हैं। तो अभी लास्ट टाइम में पढ़ा चार्ज कैन नॉट बी फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, अंकित ये वाईफाई पे लगा हुआ है, अगर मैं इसमें फ्लाइट मोड लगा तो वाईफाई चलेगा नहीं चलेगा? चल जाएगा, बिना सिम के भी वाईफाई चल जाता है। पक्का ये बंद नहीं होना चाहिए। आप एक सेकंड वेट करेंगे क्योंकि वो कॉल करेंगे बार बार तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा एयरप्लेन वाईफाई चालू करो तो चालू है, हॉटस्पॉट चालू है। वायर कनेक्ट करो, हो गया हो गया। तो गुंजन आप माइक ऑन करके बता सकते हैं आपको मेरा वॉइस आ रहा है या नहीं? ओके ओके बेटा। इतना बढ़िया सेटअप को कोई थोड़ी देर में ही बिगाड़ देता है।
तो देखते रहना अपने आप, ठीक है। तो बेटा अभी थोड़ा सा सेक्शन रह गया था, मुझे इसके न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझाना था, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से करते हैं, ये बीच वाला सेक्शन काट देंगे। ओके, समझिए यहाँ Q इक्वल टू एक, उसने ये बोला द चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर फॉर्म, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर की नीचे फॉर्म रहेगा, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो Q इक्वल टू एन ई, द फॉर्मूला बिकम्स एज लाइक दैट। उसका फर्स्ट का फॉर्मूला जो बनेगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज का, वो बनेगा Q इक्वल टू एन ई। और इससे आगे अभी हम पढ़ गए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई कूलाम के रूल तो मैंने ये पढ़ा, और सुपर पोजिशन के बारे में पढ़ा मैंने 1/S इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 एंड सिग्मा Q upon R square, the range becomes R1 for I for 1 and I for n। ये आपने फॉर्मूले पढ़े। अब इनसे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल आपको बता सकता हूँ। जब आपको फॉर्मूले लिखने हो तो वीडियो पॉज करके फॉर्मूले लिख लीजिएगा, ओके। अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ, और मुझे लगता है कि केवल 5 मिनट ही बचा होगा, जिसके बाद ये कॉल कट जाएगा अपने आप, तो उसके बाद आप पैनिक ना हो, 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो उतना ही रहेगा। अगला क्लास फिर कल का क्लास शुरू कर देंगे। यहाँ एफ लाइक दैट समझिएगा जरा थोड़ा सा। इफ आई स्पेयर है 2.4 into 10 to the power minus 16 कूलम चार्ज, 16 कूलम नेगेटिव चार्ज, एक स्पेयर है, उसके पास में एक स्पेयर है 2.4 into 10 to the power minus 16 कूलम नेगेटिव चार्ज, then how many electron is more and less on this sphere। तो एक क्वेश्चन ये रहा, आपको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, केवल एग्जांपल है जो आपको मैं बता रहा हूँ। एक स्फीयर है जिसके पास में 2.4 into 10 to the power 16 कूलम चार्ज रहते हैं। गिवन में आप लिख सकते हो, गिवन दैट, गिवन मीन समझते हो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन गिवन अस स्फीयर चार्ज 2.4 into 10 to the power 16 कूलम नेगेटिव। It means Q become negative 2.4 into 10 to the power minus 16 कूलम। मुझे पहले ये पता होना चाहिए नेगेटिव क्या शो कर रहा है। नेगेटिव shows that there is more number of electron। तो मुझे इतना तो पता चल गया मोर है, लेस नहीं है, क्योंकि मैंने जब क्वांटिटेशन बताया था, गिलबर्ट का बताया था, मैंने बोला था जो पॉजिटिव होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम कम बचता है। Now E equal to, we know that E equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। Now Q we know, you also find N, we know that Q equal to N E। Now put the values of Q and E, Q 2.4 into 10 to the power minus 16, N becomes, and N also be our N because I have no value of N, then 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। Now we should put like that, we should turn like that, 2.4 into 10 to the power minus 16 and 1.6 into 10 to the power minus 19। So the value becomes 3/2 and into, this will goes up and it will become 3। So N equal to 3, 0, 0, 0 and 2, then 1500 electron is more on the sphere। The 1500 electrons are more on the sphere। आप जो स्फीयर देख सकते हैं उसके पे कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? 1500। अगर मैं इसको डायग्राम के लिए बनाऊं
तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था तो हम इसे कह सकते हैं इससे कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इससे चलेगा 1500 मोर इलेक्ट्रॉन। आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके भी और ग्रुप में चैट करके भी, जैसा आप लोगों के लिए सूटेबल हो। कल से अपने फ्रेंड्स को और बोलेंगे जिससे और ज्यादा लोग क्लास के लिए कनेक्ट हों। आज डे 1 था, कल डे 2 रहेगा। कल आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लास लगेगी। आज केवल फिजिक्स की थी, कल से आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लास को लगाया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है?